वीडियो को लीव करने से पहले एक बार वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद अगर आपको कंटेंट अच्छा ना लगे तो आप फिर दोबारा चैनल पर कभी ना आएं। सिर्फ सब्सक्राइबर्स के बेसिस पर किसी को जज कर लेना ये आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि टीचर ने आपको अच्छा पढ़ाया हो और बिगनिंग तो हर किसी की कभी ना कभी होती है। तो इसलिए एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा 6th पेपर है हिंदी भाषा का, उसका हम लोग 6 चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसका हम लोग एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको वो पार्ट मिल जाएगा, जिसमें हमने क्या देखा था, लेखन के बारे में देखा था। हमने लेखन की विधियाँ कौन कौन सी हैं और बैठने का ढंग क्या होना चाहिए, आँखों से किताब की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। अनुलेख, श्रुतलेख, सुलेख क्या है, ये सब हमने देखा था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पिछले वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप स्टार्ट से देखेंगे किसी चीज़ को तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी वो। और अगर आप लोग हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो नोट्स बनाते चलिएगा साथ में। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे आज अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति क्या होती है? हम अपने विचारों को जब किसी के सामने रखते हैं, ठीक है, अपने विचारों भावों को दूसरों को बताते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, वो कहते हैं वो क्या कहलाती है? अभिव्यक्ति कहलाती है। चलिए देखते हैं। अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं या किसी बात को व्यक्त करना। क्या है? अपने विचारों, भावनाओं या किसी बात को व्यक्त करना। देखिएगा, मन में बहुत से विचार चलते रहते हैं, बहुत से विचार मन में चलते रहते हैं। उनको हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ बहुत अच्छा देखा, हमारे मन में बहुत सारे विचार आए, फिर हम क्या करते हैं, अपने जिससे भी आपको बात करना पसंद है इंसान से, आपकी फैमिली में मम्मी से, पापा से, भाई बहन से, किसी फ्रेंड से, जिससे भी, आप क्या सोचते हैं, जल्दी जल्दी से उसको ये सब बातें बता दें कि मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो ये क्या है? अभिव्यक्ति है। जब आपने जो चीज़ें देखी, फिर आपके मन में विचार आए उन चीज़ों को लेकर, फिर आपने किसी के सामने उन चीज़ों को किसी से शेयर कर लिया उन चीज़ों को, तो क्या है? ये अभिव्यक्ति है। इसलिए क्या कहा जाता है? अभिव्यक्ति का अर्थ अपने विचारों, भावनाओं या किसी बात को व्यक्त करना क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति कहलाता है। क्या है फिर आगे देखिए, मनुष्य के मन में भावना और विचारों का उद्भव होता रहता है। क्या है? मनुष्य के मन में जो भावनाएं बनती रहती हैं, विचार बहुत तरह तरह के आते रहते हैं, फिर क्या होता है, वह जो कुछ देखता है वह दृश्य उसके मस्तिष्क में दृष्टिबिंब बनता है। क्या बनता है? देखिए, जब किसी चीज़ को देखा हमने तो क्या हुआ, सबसे पहले वो चीज़ हमारे माइंड में गई तो क्या हुआ, दृष्टिबिंब, यानी कि एक चित्र सा हमारे दिमाग के अंदर एक चित्र जैसा बन गया। ठीक है, तो क्या कहलाता है? वो दृष्टिबिंब बनता है। ठीक, कोई ध्वनि सुनता है तो उसका श्रुति बिंब बनता है। जब कोई चीज़ आवाज़ सुनेगा तो क्या, सुनने का एक चित्र यानी कि बिंब, एक चित्रनुमा संरचना बन जाएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा, श्रुति बिंब बनता है। जब वह दूसरों के विचार सुनता है या पढ़ता है तो विचार बिंब बनता है। देखिए, सबसे पहले क्या है, किसी चीज़ को देखेगा तो दृष्टिबिंब बनेगा, जब किसी ध्वनि को सुनेगा तो श्रुति बिंब बनेगा। ठीक है, फिर किसी के विचारों को सुनेगा या पढ़ेगा तो क्या बनेगा, विचार बिंब बनेगा। फिर क्या है, ये सभी बिंब तथा व्यक्ति के पूर्ण अनुभव मिलकर मिश्रित नए नए विचारों या भावों की अनुभूति कराते हैं। वह उसकी व्यक्तिगत अनुभूति होती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी अनुभूति को प्रकट करने, दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या करता है, उत्सुक रहता है। देखिए, सबसे पहले क्या है,
अभिव्यक्ति का अर्थ मन में भावनाओं विचारों का आना क्या है, अभिव्यक्ति कहलाता है। देखिए अपने विचारों, देखिएगा अपने विचारों, भावनाओं या किसी बात को व्यक्त करना। आपके मन में जो भावनाएं आई, विचार आए या कोई भी बात आ गई, इवन कोई भी बात आ गई, तो आपने क्या दूसरे से व्यक्त की, शेयर कर ली वो चीज़, तो क्या हो जाएगी, अभिव्यक्ति कहलाएगी वो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखिएगा, हाँ, मनुष्य के मन में भावना और विचारों का उद्भव होता रहता है। वह जो कुछ देखता है वह उसके मस्तिष्क में दृष्टिबिंब बनाता है। कोई ध्वनि सुनता है तो उसका श्रुति बिंब बनता है। जब वह दूसरों के विचारों को सुनता या पढ़ता है तो विचार बिंब बनता है। ये सभी बिंब तथा व्यक्ति के पूर्ण अनुभव मिलकर मिश्रित नए नए विचारों या भावों की अनुभूति कराते हैं। ठीक, वह उसकी व्यक्तिगत अनुभूति होती है। व्यक्ति अपनी अनुभूति को प्रकट करने, दूसरों तक पहुंचाने के लिए उत्सुक रहता है। व्यक्ति की अनुभूति का यह प्रकटीकरण ही अभिव्यक्ति है। देखिए कहाँ यहाँ पे की कर लीजिएगा, व्यक्ति की अनुभूति का यह प्रकटीकरण ही अभिव्यक्ति। देखिए जब कोई भी भावना या विचार आएगा मनुष्य के दिमाग में, एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए मनुष्य के मन में जब कोई भावना और विचार, सबसे पहले क्या आएगा, कुछ भी देखेगा सुनेगा तो सबसे पहले विचार बनेंगे कि ये ऐसा है, कितना खूबसूरत है, छी कितना गंदा है ये, इस तरीके की बातें ना। सबसे पहले क्या आएगा, विचार आएगा। विचार आएगा तो क्या होगा, तो वो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, फिर क्या होगा, भावना विचारों का उद्भव होगा। फिर क्या होगा, जो कुछ देखेगा, जो देखेगा चीज़ें, वो सबसे पहले दृष्टि बिंब बनेगा, यानी कि हमारे दिमाग में एक बिंब यानी कि चित्र जैसा बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो ध्वनियाँ सुनेगा तो श्रुति बिंब बनेगा। फिर उसके बाद किसी के विचारों को सुनेगा या पढ़ेगा तो विचार बिंब बनेगा। ठीक है, और क्या है, फिर ये सभी बिंब तथा व्यक्ति के पूर्ण अनुभव मिलकर क्या होगा, ये सब चीज़ें फिर क्या है, आपस में मिल जाएंगे और व्यक्ति के जो अपने अनुभव हैं, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं अपने, वो क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, नए नए भावों की अनुभूति होगी, नए नए विचार बनने लगेंगे, नई नई अनुभूतियाँ होने लगेंगी। तो फिर क्या होगा, ये जो होगी फिर व्यक्ति की अपनी यानी कि व्यक्तिगत अनुभूति होगी कि उसने खुद में कैसा फील किया है, कैसी चीज़ें महसूस हुई हैं, तो उसकी व्यक्तिगत अनुभूति होती है ये। फिर क्या होगा, ये सब कुछ हो जाएगा। फिर क्या है, इंसान ने जो कुछ भी सुना, देखा या विचार किए हैं, सुना है, देखा है, विचार किए हैं, दूसरों तक पहुंचाने के लिए, जो उसका कोई प्रियजन है उसको बताने के लिए उत्सुक रहेगा वो। ठीक है, फिर क्या होगा, व्यक्ति की जो अपने, अब जब वो बता देगा, जो चीज़ें बताने के लिए उत्सुक था अपने किसी प्रियजन को, जब वो बता देगा तो क्या है, यही चीज़ अभिव्यक्ति कहलाएगी। बता देना अपने भावनाओं, विचारों को, मन में उठने वाले विचारों को, कोई देखी हुई बात, कोई सुनी हुई बात जो हम दूसरों को बताने के लिए उत्सुक रहते हैं, वही जो है अभिव्यक्ति कहलाती है। इसीलिए कहा गया है व्यक्ति की अनुभूति का यह प्रकटीकरण ही अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, देखिए अगर इतना बड़ा नहीं याद कर पाए तो क्या कहेंगे, अगर आपसे पूछते हैं कि अभिव्यक्ति क्या है, मनुष्य के मन में भावनाओं, विचारों का आना। जो मनुष्य के मन में जो भावनाएं और विचार आते हैं, वह जो देखता है, सुनता है, महसूस करता है। मैं बता रही हूँ डेफिनेशन बहुत सरल भाषा में, देखिएगा, व्यक्ति के मन में जो भावना और विचार आते हैं तथा वह जो कुछ भी देखता है, सुनता है, महसूस करता है, उन सब बातों को वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए उत्सुक रहता है। तो फिर क्या है, तो मनुष्य द्वारा अपने आप जो महसूस की हुई चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाना, अपने विचारों को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही अभिव्यक्ति है। ठीक है, देखिएगा बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, देखिए
अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही अभिव्यक्ति। अगर 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अभिव्यक्ति क्या है, तो आपको यही लिखना है, अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही अभिव्यक्ति है। अगर 2 नंबर में पूछते हैं तो फिर आपको ऊपर वाला लिखना है पूरा। और इसमें भी आपको रट के जाने की जरूरत नहीं है, मैंने जो बताया है 2 नंबर में आए तब भी वैसे ही लिखना है कि मनुष्य के मन में भावनाएं और विचार जो आते हैं वह जो देखता है सुनता है उसको शेयर करने के लिए, यानी कि अपने किसी प्रियजन को बताने के लिए उत्सुक रहता है। मनुष्य के विचारों का यह प्रकटीकरण ही अभिव्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक, ये लिख के आना है आपको, रटने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। चीज़ों को समझिए और समझ के जो चीज़ आप लिखेंगे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, खुद भी अच्छे से लिख के आएंगे, दूसरों को भी समझा देंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं, अभिव्यक्ति को 2 प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। क्या है? 2 प्रकार से हम अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं, यानी कि दूसरों को बता सकते हैं। पहली क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति। दूसरी क्या है? लिखित अभिव्यक्ति, यानी कि मौखिक रूप से तो मौखिक अभिव्यक्ति कहलाएगी, लिखित रूप से लिखित अभिव्यक्ति कहलाएगी। चलिए देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति क्या है। जब व्यक्ति अथवा बालक अपने अंतःकरण में स्थित विचारों, भावों, कल्पनाओं आदि को दूसरों के समक्ष बोलकर अभिव्यक्त करता है तो ये उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। देखिएगा, जब कोई व्यक्ति या बच्चा या बालक, ठीक है, कोई व्यक्ति या बालक, उसके मन में जो भावनाएं और विचार आते हैं, आपको कैसे लिख के आना है? जब किसी व्यक्ति के मन में जो भावनाएं और विचार आते हैं उनको जब वो अपने मुख के द्वारा बोलकर प्रकट करता है तो वह उस व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। यानी कि मन में आने वाले भावनाओं और विचारों को बोलकर प्रकट करना। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं आप, हमारे मन में आने वाले भावनाओं और विचारों को बोलकर प्रकट करना ही मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। 50 तरीके से आपको डेफिनेशंस बता सकती हूँ मैं इसकी, तो इसलिए कह रही हूँ रटने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को समझिए। मौखिक यानी कि ओरली, मौखिक का मतलब समझिए कि जो मुख से बोल रहे हैं वही मौखिक है। तो क्या है? मन में आने वाले भावना, हमारे मन में जो भावनाएं और विचार आते हैं उनको जब हम बोलकर प्रकट करते हैं दूसरे के समक्ष तो वह हमारी मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। क्लियर? चलिए, अब 2018 और 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया? कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या हैं। क्या साधन है देख लेते हैं। देखिएगा, वार्तालाप, भाषण, प्रश्नोत्तर, कहानी सुनाना, नाटक और वाद विवाद। देखिएगा, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन से हैं? वार्तालाप, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तो क्या कर रहे हैं? बोल कर प्रकट कर रहे हैं ना भावनाओं और विचारों को अपने, तो क्या हो जाएगी? मौखिक अभिव्यक्ति हो जाएगी। तो वार्तालाप उसमें एक साधन हो जाएगा। दूसरा क्या? भाषण, हम किसी स्टेज पे, किसी मंच पे खड़े हुए हैं और भाषण दे रहे हैं। मान लीजिए कोई नेता है, वो कहीं पे भाषण दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? अपने विचारों को बोल कर रहे हैं ना अभिव्यक्त, ठीक, तो भाषण हो जाएगा। प्रश्नोत्तर क्या है? कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा क्लास में, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा कोई भी, तो उस एक क्वेश्चन का आंसर जो है जितने बच्चे होंगे अपने अपने हिसाब से अलग अलग देंगे, सेम पैटर्न पर होगा लेकिन शब्द अलग प्रयुक्त होंगे उसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर किसी की अलग अलग विचार हैं, हर किसी की अलग अलग सोच है हर चीज़ में। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा टीचर तो बच्चा भले ही बताएगा, जैसे 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस की बात मैंने करी, जैसे किसी बच्चे से पूछ लिया कि तुम्हें क्या पसंद है, क्वेश्चन पूछा, अब हर बच्चा अलग अलग बताएगा, मुझे ये पसंद है मैम, सर मुझे ये पसंद है, तो ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर। ठीक है, कहानी सुनाना, अब क्या है? कहानी सुनाना कि कोई भी अच्छी कहानी सुना देना जिससे बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? मौखिक बोलकर सुना रहे हैं ना कहानी, मौखिक रूप से सुना रहे हैं ना, तो वो भी हमारी मौखिक अभिव्यक्ति के साधन के अंतर्गत ही आएगा। क्या? कहानी सुनाना। क्या है? नाटक, नाटक का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं जिसमें कि हम सारे कलाकार हैं जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक, तो बोल के उसमें डायलॉग्स बोलेंगे तो वो भी मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। वाद विवाद, उसमें भी देखिए तर्क देते हैं अपने अपने, तो वो भी मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। क्या? वाद विवाद। चलिए, अब हम क्या देखेंगे? मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य। क्या देखेंगे? मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य।
अभिव्यक्ति से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। हिंदी आपकी बहुत इजी है, तो ज़्यादा आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से एक बार, सिर्फ एक बार क्लास देख लेंगे ध्यान से, मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ समझ के जाएंगे आप यहीं से, हमारी क्लास से। चलिएगा आगे देखते हैं क्या है उद्देश्य। बालकों में तुरंत उत्तर देने की क्षमता का विकास करना। देखिएगा मौखिक अभिव्यक्ति, जब बच्चा अच्छे से बोलने लगेगा, अब कोई क्वेश्चन पूछा टीचर ने तो बच्चा खट से आंसर देगा तुरंत, ठीक है। दूसरा क्या है, बालकों में उच्चारण शुद्ध कराना, ठीक है। उच्चारण शुद्ध करना सीखेंगे बच्चे, तो क्या है, बालकों में उच्चारण शुद्ध करना, ठीक है, कि बात कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के अवसर प्रदान कीजिए, तो उनके उच्चारण जो है शुद्ध हो जाएगा, ठीक। बालकों को धारा प्रवाह से बोलने का अभ्यास कराना। देखिएगा जैसे मैंने अभी भाषण बताया था, अब मान लीजिए 15 अगस्त है, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर, कुछ भी ऐसा, ठीक है, कोई भी राष्ट्रीय पर्व है, उस पर बच्चा बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बच्चा धारा एक फ्लुएंसी के साथ बोलने लगेगा, धारा प्रभाव के साथ बोलने लगेगा, धारा प्रवाह के साथ बोलने लगेगा बच्चा, ठीक। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के अवसर दीजिए, इससे बच्चा जो है संकोच झिझक निकल जाएगी, तो तुरंत आंसर देगा, आपके क्वेश्चन का उच्चारण भी शुद्ध होगा और एक फ्लुएंसी के साथ बोलना सीख जाएगा, धारा प्रवाह के साथ बोलना सीख जाएगा, ठीक। देखते हैं फिर, बालकों के संकोच तथा झिझक को दूर करना, ठीक। हाँ, तो जितना ज़्यादा बच्चा बोलेगा, जितने बोलने के अवसर प्रदान किए जाएंगे, तो बच्चा बोलने में उतना स्मार्ट होता चला जाएगा और झिझक और संकोच खत्म हो जाएंगे। अब देखते हैं 5वां, बालकों की क्षमताओं का स्वाभाविक विकास करना, ठीक है। बालकों में विभिन्न सदस्यों से शिष्टाचार पूर्वक वार्तालाप करने की क्षमता का विकास करना। देखिएगा बालकों की क्षमताओं का स्वाभाविक विकास, अब देखिएगा कैसे बोलने का अवसर देंगे ना, तो बच्चा बताएगा कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या है और क्या है। भाषण देने की किसी बच्चे के अंदर क्षमता है, वो अच्छा बोल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी झिझक, क्योंकि वो कभी बोला नहीं है, उसको कभी मौका मिला नहीं है बोलने का, तो सिर्फ झिझक की वजह से नहीं बोल पा रहा है। लेकिन बच्चा एक बहुत अच्छी स्पीच दे सकता है, तो क्या है, स्वाभाविक रूप से क्षमताओं का विकास हो जाएगा। जब बच्चा बोलेगा, स्मार्ट बन जाएगा बोलने में, ठीक है, तो वो फिर आगे और भी बताएगा उसे क्या चीज़ें पसंद है, उसे खेलना पसंद है, खेलने में क्या पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ उसे बोर करती है, ये चीज़ें सब बताएगा। तो इससे बच्चे की क्षमताओं का फिर विकास होगा स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जब बच्चा बोलने लगेगा ना, जब बोलने लगेगा तो अपने बारे में बताने लगेगा, जब बताने लगेगा तो टीचर को उसके बारे में बहुत सी नॉलेजेबल चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है, उसके बारे में बहुत सी नॉलेज हो जाएगी टीचर को, तो उससे क्या हो जाएगा, उस बच्चे को भी आराम हो जाएगा पढ़ने में और टीचर को पढ़ाने में आराम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे की फिर नीड जो है, आवश्यकताएं जो हैं, उनका ध्यान अच्छे से शिक्षक जो है रख पाएगा, ठीक। अब क्या देखते हैं 6th पॉइंट, बालकों में विभिन्न सदस्यों से शिष्टाचार पूर्वक वार्तालाप करने की क्षमता का विकास करना। देखिएगा अब बच्चे जितना बोलने के अवसर दिए जाएंगे, तो क्या करेगा बच्चा जो है, बोलेगा तो उसको ये भी पता चलेगा कि मुझे हमारी एज ग्रुप के जो लोग हैं उनसे कैसे बात करनी है, फ्रेंड्स से कैसे बात करनी है, अपने पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, जो बड़े लोग हैं हमसे एज में, उनको हमें कैसे सम्मान देकर बात करनी है, ये सब चीज़ें बच्चा जो है सीख जाएगा, ठीक। तो ये थे हमारे मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य। अगर आपको मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ ना फ्रेंड्स, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे आगे तक। और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत इसलिए है कि हम आपके लिए चाहते हैं ये, कि जब हमें लाइव आने का ऑप्शन मिलेगा ना, जब हम लाइव आके पढ़ा सकेंगे, तो आप लोगों की कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमसे तुरंत पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हम आपको तुरंत वहाँ पर रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए। आगे देखते हैं। हाँ जी, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए विभिन्न अवसर 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा गया, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए कौन कौन से अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अब देखिएगा, बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए निम्न अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। क्या है, बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए निम्न अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अब पहला अवसर क्या है, वार्तालाप, ठीक है,
क्या है, वार्तालाप है। चलिए देखते हैं हम। देखिएगा, हाँ, इस विधि में छात्र और शिक्षक आपस में बातचीत करते हैं। यह विधि बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति के, यहाँ पे के कीजिएगा, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि छात्र अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और शिक्षक से तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा क्या है, वार्तालाप जो विधि है इसमें क्या है, टीचर और स्टूडेंट आपस में बातचीत करते हैं। तो बातचीत करते हैं तो क्या है, फिर बच्चे को कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ें जो है नहीं समझ में आ रही, तो तुरंत क्वेश्चन करेगा टीचर से बच्चा, क्योंकि बच्चा बातचीत करेगा टीचर तो थोड़ा सा फ्रैंक हो जाएगा, इतना फ्रैंक हो जाएगा कि वो अगर कहीं पर अटक रहा है तो अपने टीचर से बेझिझक क्वेश्चन पूछ सके, जितनी बार समझ नहीं आ रहा उतनी बार क्वेश्चन पुटअप कर सके अपने टीचर से। ठीक है, तो क्या है, इस विधि में छात्र और शिक्षक आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, जब बातचीत करेंगे तो बच्चे की बोलने की एबिलिटी और अच्छी हो जाएगी, फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी बोलने की। तो क्या होगा, इससे अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति जो है उसका विकास हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे क्या है, क्योंकि छात्र अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। देखिए अब बच्चा है अपने टीचर को बताएगा, देखिए सर मैम, अगर अच्छा है टीचर, और टीचर को ऐसा ही होना चाहिए कि बच्चे उससे डरे नहीं, बच्चे प्रेम करें टीचर से। टीचर को ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा टीचर ने जैसे ही क्लास में कदम बचा और बच्चे थर 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 काँपने लगे डर में, नहीं, बच्चों को ये इंतज़ार रहना चाहिए कि ये वाली बेल लगने वाली है, इस सब्जेक्ट की हमारी मैम है, हमारे सर हैं, वो आने वाले हैं। बच्चों को खुशी होनी चाहिए इस चीज़ की कि हमें, मुझे पढ़ाने के लिए वो वाली मैम आएंगी, वाह, वो वाले सर आएंगे, वाह, वो तो बहुत अच्छे हैं, सारे क्वेश्चंस हम उनसे पूछ सकते हैं, हमें कोई झिझक नहीं रहती, हमें मारते नहीं हैं, डांट भी देते हैं तो प्यार भी कर देते हैं। इस तरीके का बिहेवियर टीचर का होना चाहिए बच्चे के साथ। बच्चे के साथ ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए टीचर की। ये नहीं है कि क्लास में आती है बच्चे डर के मारे बिल्कुल सहम गए हैं आपसे भी। जब बच्चे इतना डरेंगे आपसे तो पूछेंगे क्या? आपको लगता है इस बिहेवियर के साथ कोई भी जो है बच्चा कोई क्वेश्चन पुटअप कर पाएगा टीचर से? तो आप लोग ऐसे ही टीचर बनिएगा जो बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चे जिनसे डरते नहीं हैं, जिनका सम्मान करते हैं। आपको मालूम है कि जो टीचर्स बच्चों को ज़्यादा मारते पीटते हैं, बच्चे पीठ पीछे उन्हें गालियाँ देते हैं, मालूम है आपको? आप लोगों ने भी किया होगा, ठीक है, आप लोगों ने भी किया होगा, मुझे मालूम है। चलिए, तो कोशिश करिएगा कि आपके स्टूडेंट्स आपको कभी गाली ना दें। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, बच्चे अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुरंत, और क्या है, शिक्षक से तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कि क्वेश्चन पूछा, तुरंत आंसर देंगे टीचर, तुरंत आंसर देंगे तो प्रतिक्रिया मिल जाएगी। ठीक है, तुरंत ही। चलिएगा आगे देखते हैं क्या है। जैसे कि देखिएगा, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे बच्चों के साथ पेड़ पौधों, त्योहारों, खेलकूद, कथाओं आदि के बारे में वार्तालाप करना। पेड़ पौधों के बारे में बातचीत करनी। देखो बेटा, ये कौन सा पेड़ है, इसमें किस सीजन में फ्रूट्स आते हैं, तुमको कौन सा फ्रूट पसंद है, तुमको कौन सा पेड़ पसंद है, बताओ मुझे, तुम्हें इस पेड़ में सबसे अच्छा क्या लग रहा है, तुम्हें कौन से पेड़ के फ्लावर्स सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई बेटा तुम्हारा फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, तुम्हें कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है। तो बच्चे बताएंगे मुझे होली अच्छी लगती है, मुझे दीपावली अच्छी लगती है, मुझे ईद अच्छी लगती है। कुछ बच्चे बोलेंगे ना अपने अपने हिसाब से। फिर क्या बोलेंगे, खेलकूद, खेलकूद के बारे में पूछिए, कथाओं आदि के बारे में वार्तालाप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम वाद विवाद। हाँ जी, वाद विवाद में क्या है, वाद विवाद द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, बच्चों की झिझक व संकोच समाप्त होता है। देखिएगा, वाद विवाद क्या है, वाद विवाद द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, बच्चों की झिझक व संकोच समाप्त होती है। ठीक है, समाप्त होती है। देखिएगा क्या है, जब बच्चे, वाद विवाद क्या होता है, टू ग्रुप्स हमने बना दिया,
ठीक है, और कोई मुद्दा है उस पर बात हो रही है, कोई भी है, हमने एक टॉपिक दे दिया उस पर बात हो रही है, एक पक्ष उस बात को रखेगा, दूसरा उस पर तर्क करेगा, नहीं हम नहीं सहमत हैं तुम्हारी इस बात से, ये ऐसी नहीं, ऐसा था, ऐसा हो सकता है इसमें, तो इसमें क्या होगा, बच्चे की जो बोलने की क्षमता है उसका विकास होगा, तो इसलिए क्या होगा, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अभिनय देखेंगे। चलिएगा, अभिनय। बच्चों को अभिनय के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, इससे बच्चों के उच्चारण में सुधार होता है, उनकी शारीरिक भाषा तथा अभिव्यक्ति में सुधार होता है। देखिए, बच्चों को अभिनय के लिए प्रोत्साहित कीजिए, प्रेरित कीजिए कि कोई भी आपके स्कूल में फंक्शन हो रहा है तो आप बोलिए बेटा पार्टिसिपेट करो, अच्छा होता है, तुम्हें अच्छा लगेगा करना। अब इससे क्या, बच्चा जब पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी जो है अभिनय करेगा तो बोलेगा, जब बोलेगा तो उसकी मौखिक अभिव्यक्ति और अच्छी हो जाएगी, उच्चारण में सुधार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सुधार? क्योंकि वो पहले से प्रैक्टिस भी करेगा, जब उसमें पार्टिसिपेट करेगा अभिनय में तो पहले से प्रैक्टिस करेगा, कुछ कमियां होंगी, उच्चारण में कुछ गलती होगी तो वो ठीक करेगा, तो इससे बच्चे के उच्चारण में भी सुधार होगा और उसकी शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी सही होगी, उसको मालूम चलेगा कि कैसे खड़ा होना है, कैसे बिहेव करना है यहाँ पर, तो उसकी शारीरिक भाषा भी अच्छी हो जाएगी और अभिव्यक्ति में सुधार हो जाएगा। ठीक, ये था अभिनय। अब हम क्या देखेंगे, कविता पाठ। देखिएगा, कविता पाठ देखेंगे। कविता पाठ द्वारा बच्चों के उच्चारण अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, क्योंकि जब बच्चे कक्षा में एक मिनट रुकिएगा। कविता पाठ द्वारा बच्चों के उच्चारण अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, क्योंकि जब कक्षा में बच्चे समूह में कविता का पाठ करते हैं तो बच्चों को बोलने की आदत पड़ती है, जिससे उनकी झिझक व संकोच समाप्त जिससे उनकी झिझक व संकोच समाप्त हो जाता है। देखिएगा क्या है, इस क्लास में मुझे लग रहा है नोट्स बनाते समय थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई हैं मात्राएं लगाने में, तो मैं आपको जहाँ जहाँ बताती जा रही हूँ वहाँ पर ठीक करते जाइएगा। कभी कभी हो जाता है कि ज़्यादा मुझे भी स्ट्रेस आता है कि आप लोगों के नोट्स में जल्द से जल्द कंप्लीट करवा पाऊँ, तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने कोई जिम्मेदारी ली है ना, बच्चे मेरे पे बिलीव कर रहे हैं ना, तो मैं उनके बिलीव को तोड़ूँ नहीं। ठीक है, आप लोग मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोग मुझे ज़ीरो में सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ये मान रही हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर, लेकिन मैंने जो जिम्मेदारी उठाई है ना, मैं ये चाहती हूँ मैं उसको पूरा करूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल कम मान लूँ, कोई एक बच्चा तो होगा जो मेरे पे भरोसा करके बैठा है, मैं उस एक बच्चे का भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं बराबर मेहनत कर रही हूँ, चाहे एक बच्चा आएगा इस चैनल पर, मैं उस एक बच्चे के लिए भी मेहनत करूँगी। क्यों करूँगी? कि उस एक बच्चे का भरोसा हो सकता है सिर्फ मुझ पर हो और मैं उसके भरोसे को नहीं तोड़ सकती हूँ। इसलिए या तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती ना, लेकिन मैंने जब ली है तो मैं कंप्लीट करके जाऊँगी इसको। इसलिए कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है चीज़ों का, तो ये चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, छूट जाती हैं। देखिएगा, कविता पाठ द्वारा बच्चों के उच्चारण अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। कैसे होता है? देखिएगा, कोई कविता है, टीचर ने कहा बच्चों तुम सब लोग साथ में पढ़ो। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे? साथ में पढ़ेंगे। अब जो बच्चा झिझक है, जिस बच्चे में शर्म आता है, जो बच्चा अकेले बोलने में, वो भी पढ़ेगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं तो उसको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, उसके फ्रेंड्स का, क्लासमेट्स का सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, उस बच्चे की भी झिझक निकल जाएगी और वो उसके अंदर बोलने की एबिलिटी आ जाएगी। तो क्या होगा, इसीलिए कहा जाता है कि कविता पाठ करेंगे तो साथ में बच्चे करेंगे तो मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी हो जाएगी बच्चे की और संकोच और झिझक भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, कविता पाठ द्वारा बच्चों के उच्चारण अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, क्योंकि जब कक्षा में बच्चे समूह में कविता का पाठ करते हैं तो बच्चों को बोलने की आदत पड़ती है, जिससे उनकी झिझक व संकोच समाप्त हो जाता है। ठीक, ये था कविता पाठ। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे लिखित अभिव्यक्ति। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जब व्यक्ति अथवा बालक अपने अंतःकरण में स्थित विचारों, भावों, कल्पनाओं आदि को दूसरे के समक्ष लिखकर अभिव्यक्त करता है तो ये उसकी लिखित अभिव्यक्ति कहलाती है। हाँ, तो क्या है, देखिएगा, जब हमारे मन में जो विचार और भावनाएं आते हैं, देखिए अगर आपसे मौखिक अभिव्यक्ति पूछते तो आप क्या लिखोगे? हमारे मन में जो भावनाएं और विचार आते हैं
जिनको हम दूसरों को बताने के लिए उत्सुक रहते हैं, उन विचारों को दूसरों के समक्ष बोलकर प्रकट करना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। और यही हमारे मन में आने वाले भावनाओं और विचारों को जब दूसरों के समक्ष हम लिखकर प्रकट करते हैं तो यह हमारी लिखित अभिव्यक्ति कहलाती है। ठीक, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मैंने यहाँ कुछ और लिखवाया है डेफिनेशन, और यहाँ पर मैं आपको अपनी बता रही हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा में। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब व्यक्ति अथवा बालक अपने अंतःकरण में स्थित विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं आदि को दूसरे के समक्ष लिखकर, यानी कि लिखकर अभिव्यक्त करता है तो यह उसकी लिखित अभिव्यक्ति कहलाती है। ठीक, चलिएगा आगे देखते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के साधन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लिखित अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या हैं। तो देखिएगा, पत्र लेखन है, कहानी लेखन है, आत्मकथा है, जीवनी है और निबंध आदि। देखिए, कोई पत्र लिखते हैं हम, मान लीजिए, तो हमने क्या लिखा, उसमें अपने विचार लिखे। पहले पत्र भेजा जाता था ना, चिट्ठी भेजते थे, तो क्या अपने विचार लिख के भेजते थे ना। और कहानी लिखते हैं कोई, तो हमारे अंतःकरण में जो विचार आए हैं, मन में जो विचार आए हैं वही तो हम पेपर पर लिखते हैं, तो कहानी का रूप होता है वो। ठीक है, अगर कहानी में लिख रहे हो। आत्मकथा यानी कि अपनी कथा लिख रहे हैं हम, वो भी एक तरीका है लिखित अभिव्यक्ति का। जीवनी एक तरीका है कि किसी के बारे में हम लिख रहे हैं। ठीक है, निबंध, ये सब जो है क्या है, अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। ठीक, अब हम देखेंगे आगे लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य देखेंगे। अब हम क्या है, देखिएगा, क्या है, पहला प्रभावी लेखन क्षमता का विकास करना। क्या है, बच्चा अच्छे से लिख पाएगा, बहुत प्रभावशाली लिख पाएगा। ठीक, उसका विकास करना। शुद्ध वर्तनी में लिखने की योग्यता का विकास करना, कि वो जो शब्द लिखेगा, जो वाक्य लिखेगा, जो पूरा पैराग्राफ लिखेगा, शुद्ध लिखेगा। कैसे लिखेगा, शुद्ध। फिर क्या है, बच्चों में लेखन के प्रति उत्साह का संचार करना। ठीक, फिर क्या है, वर्तनी, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों इत्यादि का ज्ञान कराना। शुद्ध व्याकरण भाषा का प्रयोग करना। देखिएगा, लेखन क्षमता का विकास करना, जब आप क्या है बच्चे को लिखित अभिव्यक्ति का विकास करवा रहे हैं तो धीरे धीरे बच्चे की लेखन क्षमता अच्छी होती जाएगी। ठीक, फिर क्या है, शुद्ध वर्तनी में लिखने लगेगा, उसकी योग्यता का विकास होगा धीरे धीरे। जब लिखने लगेगा तो बच्चे को अच्छा लगने लगेगा, झिझक निकल जाएगी कि कहीं गलत हो गया, मुझे किसी ने टोक दिया, ये चीज़ निकल जाएगी। कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसका कि वो सही लिख रहा है। ठीक है, तो उसे उत्साह आएगा, उत्साह का संचार हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, उत्साह का संचार हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, सही शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करेगा, वाक्यों का प्रयोग, विराम चिन्हों का यूज़ करना सीख जाएगा कि कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह यूज़ करना है। और व्याकरण की शुद्ध भाषा का प्रयोग सीखेगा। व्याकरण के जब नियम भी आ जाएंगे उसको, तो व्याकरण भाषा का प्रयोग करने लगेगा। ठीक, ये क्या थे, उद्देश्य थे लिखित अभिव्यक्ति के। आगे देखते हैं हम। देखिएगा, आपका जो हिंदी का सिलेबस है वो कंप्लीट तो हो गया है, यहीं पर आपके हिंदी भाषा में बस यहीं तक था सिलेबस, जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। लेकिन प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है एक दो बार कि आपसे कारक से क्वेश्चन पूछा गया। कहाँ से पूछा गया, कारक से। तो कारक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपको इसी चैप्टर में कारक भी करवा दिए हैं। ठीक, कारक करवा दिए हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, कारक आपको इसके बाद वाली क्लास में पढ़ाऊँगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको पढ़ाऊँगी मैं कारक भी। ठीक, तब तक आप लोग क्या करिए, ये जो मैं करवा रही हूँ आपको हिंदी, इसके जो है नोट्स बनाते चलिए। ठीक, मैं बार बार कहती हूँ नोट्स बनाइए, आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है ना, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर अच्छा लगता है ना तो अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।